नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स आसान भाषा में। क्लास 12 की हमारी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कवर कर रहे हैं। आज इसमें हमारा थियोरेटिकली तो देखा जाए लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 21, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बच्चों, आपको क्या निकालना है, इसमें टॉर्क निकालना है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रखा हुआ है। सबसे पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टॉर्क आ गया तो देखो बच्चों, टॉर्क एक तरीके का फोर्स है। किस तरीके का फोर्स है? जब आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल का टायर देखते हैं आप, साइकिल कैसे चलती है, जब टायर साइकिल का घूमता है तभी तो साइकिल चलेगी आपकी। तो क्या वो टायर ऐसे ही घूम गया साइकिल का? आपने पेडल की हेल्प से उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, जो साइकिल है आपकी, उसका जो टायर है वो घूमना शुरू हुआ, ठीक है। और जो वो घूम रहा है साइकिल का टायर, वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ना। यानी कि ऐसे होता है साइकिल का टायर, सभी ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, इस तरीके से होता है। तो यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये रोटेटरी मोशन करता है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कह देंगे कि अब इस पे टॉर्क लग गया। अब आप मेरी बात आसानी से समझ गए होंगे, यानी कि टॉर्क एक तरीके का फोर्स है, एक तरीके का एक्सटर्नल फोर्स है, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेटरी मोशन करने लगता है। ठीक है, इसी लैंग्वेज लिखते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज -q एंड +q सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2l। हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें -q और +q चार्ज है और एक स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है। और ये कहां पर रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये एंगल बना रहा है थीटा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में टू इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड Q है, बट ये इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, बट इनके साइन अपोजिट है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है -q एंड +q, और एक स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है। कहीं कहीं पर 2l की जगह आपको 2a भी देखने को मिलेगा, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका पता कैसे चलेगा? अब देखिए, मैंने जितनी भी लाइंस ड्रॉ करी हैं वे सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सभी एक ही डायरेक्शन में है, सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पर खींची गई हैं। तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यहाँ पर यूनिफॉर्म है और इसके अंदर ये डाइपोल रखा है। अब देखिए, हम क्या कंसिडर करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो ये डाइपोल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। अगर मैं इस लाइन के पैरेलल ऐसे कंस्ट्रक्शन करूं तो यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना एंगल बना रहा है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तभी तो इसके पैरेलल लाइन से थीटा एंगल बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, यानी कि थीटा एंगल पर रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तभी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो पैरेलल है लाइन, उस पर थीटा एंगल बनाएगा ये। ठीक है, इतना तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, देखिए बच्चों, जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्जेस हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा? QE के बराबर होगा। ठीक है, आपने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज तो है नहीं यहाँ पे, खाली चार्ज है, तो हम यहाँ पे चार्ज ले लेंगे। तो फोर्स का अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो E इंटू Q हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? आपका EQ होगा। अब देख लीजिए, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? यहाँ पे इस साइड। तो फोर्स जो +q पे लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगेगा, और कैसा लगेगा? QE लगेगा। इसको डिनोट कर देंगे हम F1, वेक्टर F1 से डिनोट करते हैं इस QE फोर्स को, है ना। ठीक है, वेक्टर F1 लिखा तो इसको भी आपको वेक्टर फॉर्म में देना पड़ेगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हो तो एक अलग बात है। अब मैंने F1 वेक्टर फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे Q चार्ज तो वेक्टर नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, उस पर वेक्टर का साइन लगाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो F1 फोर्स को, तो आपको ये भी वेक्टर फॉर्म में देनी पड़ेगी वैल्यू। अब देख लीजिए, यहाँ पे
माइनस क्यू चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्यू ही होगा। मैं मान लेती हूँ जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या है मेरा वेक्टर F2। जब मैंने यहाँ पे वेक्टर F2 लिखा तो मुझे ये भी वेक्टर फॉर्म में देना पड़ेगा, तो वेक्टर ई और अपोजिट डायरेक्शन के लिए वेक्टर्स में हम माइनस का यूज करते हैं, तो F2 कितना हो जाएगा वेक्टर F2 माइनस के QE वेक्टर। अब देख लीजिए ये फोर्स जो दोनों है इन दोनों का मैग्नीट्यूड है जो वो है आपका QE, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों के ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे आगे मैंने लिखा है वेक्टर F1 इक्वल्स टू Q इंटू ई वेक्टर, वेक्टर F2 इक्वल्स टू माइनस के Q ई वेक्टर। अब अगर हम नेट फोर्स निकाले तो नेट फोर्स में तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, मैग्नीट्यूड सेम है बस साइन अलग है, तो यहाँ तो 0 मिल जाएगा। हमें करके दिखा देते हैं आपको, QE वेक्टर प्लस माइनस के QE वेक्टर, तो ये तो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो आपका 0 है। Thus the net force acting on an electric dipole placed in uniform electric field will be 0। तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है, उस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो क्या होगा 0 होगा। सिंस क्योंकि जो फोर्सेस वेक्टर F1 और वेक्टर F2 है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, फोर्सेस वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। अब देखिए बच्चों टॉर्क कब एक्ट करेगा, यानी कि इसमें कपल कब आएगा, कपल कब आएगा इसमें, जब ये फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग हो जाए। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है फोर्स की, अब देख लीजिए अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डालू ऊपर से नीचे की साइड, परपेंडिकुलर डाला यहां पे, तो जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी वो इस परपेंडिकुलर की साइड होती है, यानी कि इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, ये क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, किस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वेक्टर F2 के लिए। और यहां का अगर मुझे देखना है तो मुझे यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालना होगा इस पे, तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1 है वो किधर हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। ये क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1, ठीक है। एग्जाम में ये चीज आपको दिखाने की नीड नहीं है, आप बस सिंपली लिख सकते हैं कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने ये चीज करके दिखाई आपको। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि फोर्स F1 एंड F2 इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है, तो यानी कि ये कपल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ये कपल फॉर्म करेंगे। कपल किस कंडीशन में फॉर्म करते हैं, जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाती है। भले ही इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है बट इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे कपल फॉर्म करेंगे, यानी कि इस पे एक टॉर्क एक्ट करेगा। विच एक्सर्ट्स ए टॉर्क, जो कि इस पे टॉर्क एक्सर्ट करेगा। ये देखिए ब्रैकेट में मैंने बनाया है टाउ, टाउ होता है टॉर्क का सिंबल। which exerts a torque tau on the dipole. This couple is known as restoring couple. इस couple को हम बोलेंगे जो इस पे एक्ट कर रहा है इस कंडीशन में, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे restoring couple, और जो इस पे टॉर्क एक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे restoring torque. And it tries to rotate the dipole and align it along the direction of electric field. ठीक है, तो ये टॉर्क क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करेगा और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन के अलोंग अलाइन करना चाहेगा, यानी कि ऐसे करना चाहेगा इसको। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि आपने बताया था कि रोटेटरी मोशन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर। ठीक है, तो यानी कि ये टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग लाने की कोशिश करेगा।
कैलकुलेट कर लिया, पहली नेट फोर्स क्या है इस पे 0 है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मतलब इस पे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं इन दोनों में से किसी भी एक का फोर्स उसका मैग्नीट्यूड है ना। दो फोर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसका मतलब है। और मैग्नीट्यूड जब भी हम लेते हैं तो हम साइन को नहीं लेते, मैग्नीट्यूड में हम साइन को नहीं लेते। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। तो अभी आपको बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन इसकी इस साइड जाएगी और इसकी इस साइड जाएगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो होगा लाइन ऑफ एक्शन के बीच में वो यही तो होगा, चाहे आप ये निकाल लो चाहे निकाल लो, बात तो वही पड़ेगी। तो हम इधर से निकालते हैं, यानी कि आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। देखो मेरी लाइन थोड़ी सी तिरछी होगी बट आपको स्केल का यूज करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं इसमें कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको कुछ नेमिंग कर लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी लिख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अपने पास, QE हो जाएगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा BC। ठीक है, तो हम BC किसकी हेल्प से निकालेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालेंगे BC की वैल्यू। हमारे पास क्या है 2L, हमें पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, हमें पता है। हमें क्या निकालना है, इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस हमें पता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है यहाँ पे आपका BC, यहाँ पे हमने B नाम दिया होता ना इसको, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको पता है ये 2L है, तो यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ गई 2L साइन थीटा। वी नो डैट करके लिखेंगे इसको, है ना। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट टाउ इक्वल्स टू QE इंटू क्या है ये 2L साइन थीटा, बस ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट 2L साइन थीटा। और Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, नेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। इसको हम स्मॉल p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल p वेक्टर की डायरेक्शन है वो -q से +q चार्ज की तरफ है। अब देखिए हम जानते हैं कि Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, और इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि Q इंटू 2L है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p के बराबर होता है। तो जहाँ पे Q इंटू 2L है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं P, तो PE साइन थीटा आ गया। ये आपका फॉर्मूला आ गया टॉर्क का जो एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, जो किसमें रखा है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अब बात कर लेते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की। तो टॉर्क एक तरीके का फोर्स है, तो ये तो वेक्टर होगा तो उस पर वेक्टर का साइन लगाएंगे। अब देखिए PE साइन थीटा, आपका P भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन किस में आता है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट, और आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता था, पढ़ा होगा आपने, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या आता है आपका AB साइन थीटा, ठीक है, यानी कि AB साइन थीटा को हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे PE साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, दोनों ही वेक्टर हैं, दोनों ही वेक्टर हैं, तो PE साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। रीजन साइड में लिख दिया मैंने। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। केस फर्स्ट, तो इसमें केस फर्स्ट क्या है, जब आपका थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो क्या होगा PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस कंडीशन में जो आपका टॉर्क है वो मिनिमम हो जाएगा। केस सेकंड क्या ले लो इसमें, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब आपका थीटा 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे टो इक्वल्स टू PE
साइन थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, सभी जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पीई, यानी कि इस कंडीशन में ये टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। चैप्टर फर्स्ट का थ्योरेटिकल वर्क हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।